सेकेंड यूनिट में जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसमें पहला आता है राष्ट्रपति, उसके बाद है हमारे यूनियन जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर। 3 टॉपिक पर बात करेंगे सेकेंड यूनिट में। तो हम आज शुरू करते हैं राष्ट्रपति। जैसे कि हमें पता है कि हमारा संविधान में हमने इंग्लैंड की जो है शासन प्रणाली उससे प्रभावित होकर के संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। और संसदीय शासन प्रणाली का स्वरूप क्या होता है कि उसमें एक पार्लियामेंट होती है, संसद होती है, और उस संसद में 3 अंग होते हैं। एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा, और उसका तीसरा महत्वपूर्ण अंग होता है राष्ट्रपति। तो जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो नामात्र का अध्यक्ष होता है। जैसे कि इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड का राष्ट्राध्यक्ष जो वहाँ की राजा या रानी हो सकते हैं जो नामात्र के हैं, और वास्तविक रूप से वहाँ पे शक्तियों का प्रयोग वहाँ का प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल करता है, और उन राष्ट्रपति के नाम पर वो सारा शासन करते हैं। ठीक उसी प्रकार भारत में भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी, यानी कि भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई हैं, सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। लेकिन राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या फिर अपने अधीन अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो उसी प्रकार आर्टिकल 74 आवाज नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है आपके, पहले जो क्लास थी उसमें ठीक आ रही थी। चलो मैं ट्राई करता हूँ, नेटवर्क तो ठीक चल रहा है अभी। तो मान लो कि पहला क्या है, आर्टिकल 53 क्या कहता है कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी शामिल, सारी शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी, और राष्ट्रपति अपनी उन शक्तियों का प्रयोग या तो खुद करेगा या अपने अधीन अधिकारियों के द्वारा करेगा। और उसी प्रकार आर्टिकल 74 क्या कहता है, आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए, राष्ट्रपति के साथ विचार विमर्श करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, उसका हेड प्रधानमंत्री होगा, और देश का सारा शासन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के माध्यम से संभालेगा, या मंत्रिपरिषद देश का शासन चलाने में राष्ट्रपति को सहायता करेगी। तो इस बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति एक नामात्र का अध्यक्ष होता है, और उसका सहयोग करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और वास्तविक रूप से उन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। संविधान के अंदर 42वें और 44वें संशोधन के द्वारा ये कंपल्सरी कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद का कोई भी जो परामर्श होगा वो मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। यानी कि मंत्रिपरिषद अगर किसी भी प्रकार का राष्ट्रपति से विचार विमर्श करती है, राष्ट्रपति को परामर्श देती है, तो राष्ट्रपति को वो मानना पड़ेगा, राष्ट्रपति उसे मना नहीं कर सकता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, वो एक नामात्र के संवैधानिक अध्यक्ष के अनुसार हो चुकी है। अब राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? योग्यताओं की बात करें तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, और भारत सरकार के अधीन किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो। तो यहाँ जो लाभ के पद की बात होती है उसमें राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यों के राज्यपाल का पद, केंद्र और राज्यों के जो मंत्री हैं और वो पद सारे के सारे लाभ के पद नहीं माने जाते, लाभ के पद में नहीं आते। उसके बाद
भारत में 1974 में एक योग्यता और ऐड कर दी गई। उसमें यह कर दिया गया कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार कुछ जमानत राशि जमा करवाएगा और उस उम्मीदवार का नाम कुछ मतदाताओं के द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए। 1997 के बाद उसमें बदलाव किया गया। तो वर्तमान में क्या है कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करवाएगा और जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है उसके नाम को जो है निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का, उसमें से कम 50 लोग उसके नाम को प्रस्तावित करें और उतने ही 50 लोग उसके नाम को कम से कम स्वीकृति दें, भी हम राष्ट्रपति पद के लिए आपका सपोर्ट करेंगे, आपके समर्थक है। यानी कि कम से कम 50 लोग उस व्यक्ति के नाम को प्रस्तावित करें कि ये हमारी तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा और उतने ही, कम से कम उतने ही लोग उसके नाम को स्वीकृति भी दें, हाँ भी हमें ये ठीक है, हमें मंजूर है, ये राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। अगर राष्ट्रपति टोटल डाले गए वैध मतों का, सही मतों का अगर 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। उसके बाद आता है कि राष्ट्रपति का टर्म और कार्यकाल। जैसे कि हमें पता है, वैसे तो राष्ट्रपति का टर्म और कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति जिस दिन राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है, जिस दिन शपथ लेता है, उस दिन से लेकर के 5 साल तक वो अपने पद पर रहता है। अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाता तो वो राष्ट्रपति उस समय तक अपने पद पर रहेगा जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। तो इसलिए आमतौर पर यह प्रथा है, परंपरा है कि जब तक पुराने राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होता है उस समय तक नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में भारत में राष्ट्रपति का पद खाली नहीं छोड़ा जाता। 5 वर्ष पूरा होने से पहले भी राष्ट्रपति अपने पद स्वयं त्याग सकता है, त्याग पत्र दे सकता है और राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग ला करके उसको उसके पद से हटाया भी जा सकता है। अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होता या राष्ट्रपति पद खाली होता है तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति अपना उसके पद पर काम करता है, उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को संभालता है। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उसके बाद है, क्या राष्ट्रपति 1, 2 या अधिक बार चुनाव लड़ सकता है? तो भारत के संविधान में ऐसा कहीं कोई वर्णन नहीं किया गया कि कोई व्यक्ति जो एक बार राष्ट्रपति बन गया वो दोबारा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। एक व्यक्ति जब तक चाहे राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन पहली बार भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब वो पहली बार राष्ट्रपति बने उसके बाद वो फिर एक बार और राष्ट्रपति बने और 2 बार वो राष्ट्रपति बनने के बाद तीसरी बार उन्होंने राष्ट्रपति पद को स्वीकार करने से मना कर दिया या राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ा। उसके बाद से ये परंपरा हो गई, ये एक रिवाज बन गया कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक भारत में राष्ट्रपति नहीं बनता। लेकिन संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद का चुनाव कोई व्यक्ति नहीं लड़ सकता। उसके बाद आता है कि राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी कौन होगा? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वैसे कोई नहीं है भाई 1 बार राष्ट्रपति बनेगा या 2 बार बनेगा या 3 बार बनेगा, 4 बार बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, संविधान में कहीं नहीं लिखा गया। लेकिन
पहले राष्ट्रपति थे भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो 2 बार राष्ट्रपति बने। तीसरी बार उन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ा। इसलिए ये एक परंपरा बन गई कि आम भारत में 2 बार से ज़्यादा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बनता है। 2 बार ही मैक्सिमम राष्ट्रपति बनता है। 2 टर्म्स, 2 प्लान। नहीं, ये वैसे संविधान में दुरुपयोग कैसे करना है? अब राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने वाला था वो खुद ही 2 बार से ज़्यादा चुनाव नहीं लड़ता ना। जैसे अब्दुल कलाम है, वो 2 बार राष्ट्रपति रहे। उस मतलब कई रहे हैं, जैसे राजेंद्र प्रसाद 2 बार रहे। उसके बाद वो हमारे जो सर्वपल्ली बन सकते हैं, उसमें कोई वो पाबंदी नहीं है, लेकिन ऐसा मतलब एक रिवाज बन गया कि 2 बार से ज़्यादा कोई चुनाव लड़ता नहीं है, लेकिन संविधान के द्वारा मना नहीं किया गया। उसके बाद आता है इनका उत्तराधिकार, यानी कि अगर मान लो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर है, या तो उसे महाभियोग द्वारा उसके पद से हटा दिया जाता है, या वो त्याग पत्र दे देता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है। तीनों में से किसी भी रूप में अगर राष्ट्रपति पद का पद खाली होता है तो उसकी जगह राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेगा। और अगर उपराष्ट्रपति की भी मृत्यु हो जाती है या उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति के रूप में काम नहीं करता है, तब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। और अगर किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश भी नहीं होता या मुख्य न्यायाधीश भी अपना कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम ना कर पाए, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बाद जो सबसे सीनियर न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। यानी कि किसी भी रूप में राष्ट्रपति का पद खाली नहीं छोड़ा जाता। सब राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति काम करेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगर वो भी नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश के बाद सबसे सीनियर न्यायाधीश, अगर वो भी नहीं है तो उसके बाद वाला सबसे सीनियर न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। भारत में 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई। उसके बाद वीवी गिरी जो उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम संभाला, लेकिन उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तो उसके बाद श्री एम हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे 1969 में। उसके बाद है कि राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 6 महीने से ज़्यादा तक कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकता। 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति पद का चुनाव करवाना आवश्यक है। उसके बाद आता है कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, कि क्या राष्ट्रपति को उसका कार्यकाल खत्म होने से पहले हटाया जा सकता है। तो उसमें है कि राष्ट्रपति के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 61 के अकॉर्डिंग महाभियोग या इम्पीचमेंट मोशन ला करके राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसकी एक प्रक्रिया होती है, इसका एक प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि संसद के दोनों सदन, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, दोनों सदनों में से कोई भी सदन राष्ट्रपति के खिलाफ आरोप लगा सकता है और उसके खिलाफ महाभियोग की शुरुआत कर सकता है। ऐसा करने के लिए जो भी सदन राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाएगा या उसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को आरंभ करना चाहेगा, तो उस सदन के जो कम से कम 1/4 सदस्य है, टोटल सदस्यों के 25% सदस्य हस्ताक्षर सहित उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास 14 दिन पहले भेजेंगे कि आपके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। कम से कम 14 दिन पहले महाभियोग प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा और वो लिखित में उस हाउस के मेंबर लिखित में राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजेंगे जो हाउस महाभियोग प्रस्ताव शुरू करना चाहता है। कम से कम 1/4 सदस्य होने चाहिए। उसके बाद क्या महाभियोग
इम्पीचमेंट मोशन, इम्पीचमेंट मोशन मतलब राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो लाया जाता है उसे महाभियोग या इम्पीचमेंट मोशन कहा जाता है, इम्पीचमेंट। तो उसमें राष्ट्रपति को के ऊपर मान लो किसी भी प्रकार के आरोप लगा करके महाभियोग लाया जा सकता है कि उन्होंने संविधान के अनुसार काम नहीं किया, या राष्ट्र की सुरक्षा को देख करके निर्णय नहीं लिया, या देश की सुरक्षा को चुनौती मिली, या संविधान के विपरीत, संविधान की आत्मा के विपरीत काम किया किसी भी प्रकार से। तो जब महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा तो पहली प्रक्रिया तो ये कि सदन, जो भी सदन महाभियोग लाएगा वो कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करेगा। उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्य लिखित में राष्ट्रपति को वो प्रस्ताव सौंपेंगे 14 दिन पहले कि आपके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। और जब सदन में महाभियोग आएगा तो उसके ऊपर डिबेट होगी, बहस होगी। उस समय या तो राष्ट्रपति स्वयं प्रेजेंट होकर के अपना पक्ष रख सकता है, या फिर अपना कोई प्रतिनिधि भेज सकता है वहां पे अपना पक्ष रखने के लिए। जब, हाँ जी, अभी तो बताया था कि सदन के संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कोई भी महाभियोग की शुरुआत कर सकता है। ये करने के लिए है कोई भी ला सकता है, दोनों में बराबर महत्व है। शुरू कहीं भी हो सकता है, दोनों में जाएगा ना वो। एक बार इसको पूरा सुनो, मैं बताता हूं कि दोनों सदनों में से कोई भी सदन शुरू कर सकता है। जो भी सदन शुरू करेगा महाभियोग, वो कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित में कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर सहित उस पर एक एप्लीकेशन भेजेगा कि आपके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। जब जो सदन महाभियोग प्रस्ताव लाएगा, कोई भी सदन, चाहे राज्यसभा या चाहे लोकसभा, उस महाभियोग प्रस्ताव पर उस सदन में बहस होगी, डिबेट होगी, चर्चा होगी। अगर उसमें बहस के बाद वो सदन अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पास कर देगा, तब वो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। दूसरे सदन में उस प्रस्ताव पर बहस होने से पहले एक कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी राष्ट्रपति के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच करेगी, और जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट उस सदन में प्रेजेंट करेगी। जांच होने के बाद दूसरे सदन में उस महाभियोग प्रस्ताव पर विचार होगा, चर्चा होगी, बहस होगी। और अगर दूसरा सदन भी उस महाभियोग प्रस्ताव को, कमेटी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आती है, कमेटी की रिपोर्ट भी कहती है कि हाँ, राष्ट्रपति के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है, तो दूसरे सदन में उस प्रस्ताव पर बहस होगी और दूसरे सदन में वोटिंग होगी। और दूसरा सदन भी अगर 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पास कर लेगा, तो जैसे ही दूसरे सदन में वो प्रस्ताव पास होगा, उसी समय से राष्ट्रपति का पद खाली माना जाएगा, और उस सिचुएशन में राष्ट्रपति की जगह पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव होना अनिवार्य है, नए राष्ट्रपति को चुना जाना अनिवार्य है। भारत में आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि राष्ट्रपति के खिलाफ कभी महाभियोग प्रस्ताव लाया गया हो या महाभियोग प्रस्ताव आरंभ किया गया हो। अब तक एक भी बार किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं लाया गया है। उसके बाद आते हैं राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते की अगर बात करें तो राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए हर महीने वेतन दिया जाता है। हाँ जी, 61, ठीक। राष्ट्रपति के खिलाफ राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए हर महीने निश्चित वेतन दिया जाता है, और जितना राष्ट्रपति का वेतन होता है, यानी कि 5 लाख रुपए वेतन है, तो जब वो
रिटायर होता है या जब उसका कार्यकाल समाप्त होता है तो उसको उसके आजीवन जब तक वो जीवित रहेगा उसके मूल वेतन का आधा हर महीने उसे पेंशन के रूप में मिलेगी। यानी कि अगर 5 लाख रुपए उसका वेतन था तो 2.5 लाख रुपए उसे हर महीने पेंशन के रूप में आजीवन उसे मिलेगा। यानी कि जितना उसका मूल वेतन होगा उसका 50% पेंशन के रूप में आजीवन मिलेगा। उसके बाद अन्य सुविधाएं जैसे कि रहने के लिए राष्ट्रपति भवन है, उसके अलावा अपने निजी ऑफिस या सचिवालय को चलाने के लिए 90,000 रुपये हर साल उसको अलग से भत्ता दिया जाता है। बिजली, पानी, टेलीफोन बिल आदि सुविधाएं मिलती है। और राष्ट्रपति का जो वेतन है वो भारत की संचित निधि में से दिया जाता है। और संसद राष्ट्रपति के वेतन में कटौती नहीं कर सकती। राष्ट्रपति के वेतन में कटौती नहीं की जा सकती उसके कार्यकाल के दौरान। हाँ, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से अपना वेतन राष्ट्रपति त्याग सकता है या छोड़ सकता है। 2000 के अंदर एक नई व्यवस्था की गई। हाँ जी, मई 2000 में एक नया प्रस्ताव आया। उसमें यह किया गया कि राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी अगर जीवित है तो जितनी पेंशन राष्ट्रपति को मिल रही होती है उस पेंशन का आधा और एक सरकारी मकान उसकी पत्नी को आजीवन मिलेगा जब तक वो जीवित रहेगी। उसके बाद आते हैं राष्ट्रपति के कुछ विशेषाधिकार। विशेषाधिकार की बात करें तो जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहेगा उसे बंदी नहीं बनाया जा सकता। भारत के किसी भी न्यायालय में उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और किसी भी न्यायालय के अंदर अपने किसी भी काम करने के लिए वो उत्तरदायी, जवाबदेह नहीं होगा, उत्तरदायी नहीं होगा। और अपने अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी भी न्यायालय में वो जवाबदेह नहीं माना जाएगा। तो ये वो मुख्य मुख्य बातें थी राष्ट्रपति के रूप के बारे में जो हमें मान लो पता होनी चाहिए। उसके बाद इनका बनता है राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति की शक्तियां। दो मेन क्वेश्चन बनते हैं। तो कल जब हम बात करेंगे तो वो करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन